मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कल जो है हम लोग जो है परसेंटेज का सीरीज जो है 1 से लेकर 21 तक कंप्लीट किया था, और आज जो है क्वेश्चन नंबर 22 से जो है हमें कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, 1 से 21 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे आप देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। ठीक है, लिखा है कि जय अपनी मासिक आय का 50% किराने और बिलों पर खर्च करता है। मासिक आय का 50% किराना पे खर्च करता है और बिलों पे खर्च करता है, यानी दोनों को मिलाकर किराना और बिल अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो टोटल 50% खर्च करता है। फिर अपनी मासिक आय का 20% कपड़े पर खर्च करता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी आय का ही 50% खर्च कर रहा है और नीचे भी अपने आय का ही 20% खर्च कर रहा है, और आगे भी लिख रहा है अपनी मासिक आय का 5% दवा पर खर्च करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि शेष उसके पास 12,500 रुपये की राशि बच जाता है, तो जय की मासिक आय क्या है। तो इसमें देखिए मेरे दोस्तों, एक दो टाइप के क्वेश्चन होता है इसमें, और यहाँ अगर आप देखिएगा तो यहाँ हर बार जो है मासिक आय की ही बात किया जा रहा है। तो अगर हर बार मासिक आय की बात किया जा रहा है तो मान लेते हैं कि वो आदमी का इनकम होगा 100, तो 100 में 50% तो किराना और बिल पर खर्च कर दिया, और फिर जो है 20% कपड़ा पर, तो 50 और 20 70, क्योंकि आय का ही कह रहा है ना, हर बार आय का खर्च कर रहा है। और फिर दवा में जो है 5% खर्च कर दिया, तो 50 20 70 और 5 75% जो है अपनी आय का इधर उधर खर्च कर दिया। तो अगर उसका इनकम मान लेते हैं 100 है, टोटल इनकम अगर 100 मान लेते हैं मेरे दोस्त, और 75% अगर इधर उधर खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, उसके पास अभी भी पैसा कितना बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे अभी उसके पास 25 बचा हुआ है, यानी 100 में 25 यूनिट जो है बचा हुआ है। और यहाँ बोल रहा है उसके पास 12,500 रुपया बचा हुआ है। तो यहाँ बोल रहा है कि 12,500 रुपया बचा है, और यहाँ देखिए 25 यूनिट बचा हुआ है, तो 25 यूनिट 12,500 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसकी आय क्या है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस ख़त्म। तो 25 पचे 125, यानी 5 पे 4 जीरो, तो 5 पे 4 जीरो, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर यही कहता शेष का, जैसे 50% खर्च किया, फिर शेष का 20% खर्च करता, फिर शेष का 5% खर्च करता, तो फिर हम सक्सेसिव तरीके से इसको बनाते। लेकिन जब हर बार आय की बात किया जा रहा है तो आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करिए, जो खर्च कर रहा है उसको जोड़कर पूरा 100 में घटा दीजिए। चलिए इसको करिए। चलिए पढ़िए मेरे दोस्त। करा रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर, शेष वेतन का 15% कपड़े पर और शेष का 25% किराए पर खर्च करता है, और शेष वेतन का 20% ईंधन पे खर्च करता है। ठीक है, यहाँ पे और उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है। तो पिछले वाले में क्या था, हर बार अपने आय का खर्च कर रहा था, यानी आय से कंपैरिजन कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर उसका इनकम मान लिया जाए 100 रुपया रहा होगा, तो 100 में 30 रुपया भोजन पर खर्च कर दिया। अब कितना बचा, तो आप कहेंगे 75। अब जो भी बचा उसका जो है 15% कपड़े पर खर्च कर दिया, फिर उसमें खर्च करने के बाद जो बचेगा उसका 25% किराए पर खर्च करेगा, और फिर किराए पर खर्च करने के बाद जो बचेगा उसका 20% ईंधन पे खर्च करेगा, और फिर भी उसके पास इतना रुपया बचेगा। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था। तो इसको हम करेंगे क्या, समझिएगा। सबसे पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, ठीक है, ये खर्च कर दिया। फिर 15% का फ्रैक्शन अगर निकालिएगा तो 15/100, यानी 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में, तो 3/20 आ जाएगा। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4,
और देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो कल भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में सक्सेसिव में लिखने के लिए बताए थे कि आप करिए क्या, टोटल लिखिए और इधर बचा हुआ चीज़ लिखिए। तो अगर मैं बात यहाँ करूँ मेरे दोस्त कि 3/10 अगर भोजन पर खर्च कर रहा है तो आप उसका टोटल इनकम मान लीजिए 10। अगर 10 इनकम रहा होगा तो 10 का 3/10 जो है भोजन पे खर्च करेगा, तो 10 का 3/10 3 ही करेगा, यानी 3 खर्च कर देगा, तो उसके पास बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 7 बचेगा। फिर कह रहा है कपड़ा पे 3/20 खर्च कर रहा है, इसका मतलब इनकम अगर 20 मान लें और 3 अगर कपड़े पर खर्च कर रहा है तो उसके पास 17 बच रहा है। फिर 1/4 किराए पर खर्च कर रहा है, तो पूरा इनकम अगर 4 मान लें तो 1 खर्च कर देगा, तो उसके पास बचेगा कितना, 3। और फिर 1/5 ईंधन पे खर्च कर रहा है, तो पूरा इनकम अगर 5 मान लें और 1 अगर खर्च कर रहा है तो उसके पास बचेगा कितना, 4। आपको ऐसे नहीं लिखना है पूरा, आपको एक ही लाइन में लिख लेना है। कैसे एक लाइन में लिखिएगा वो मैं लिखने के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे इनकम 10 था, 3 खर्च कर दिया तो 7 बचा। फिर इनकम मान लीजिए 20 और 3 खर्च कर दिया तो 17 बचा, सही है ना। फिर इनकम मान लीजिएगा 4, तो 4 यूनिट में 1 यूनिट खर्च कर देगा तो 3 यूनिट बचेगा। अब फिर लास्ट में मान लीजिएगा 5, और 5 में अगर 1 खर्च कर देगा तो 4 बचेगा। यानी नेक्स्ट टाइम से आपको करना क्या है, नेक्स्ट टाइम से आपको ये करना है मेरे दोस्त कि केवल यही लाइन लिखना है बस। ये लाइन मैं समझाने के लिए लिखा, डायरेक्ट ये लाइन आप लिख सकते हैं। अब इसको काटिए, कटता है तो 4 से तो पक्का कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा और नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा 200, यानी 1000 इधर आ जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 × 17 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि उसके पास 5355 रुपया बच रहा है, और यहाँ देखिए उसके पास कितना बच रहा है, तो 21 × 17 बच रहा है, तो इतना यूनिट की वैल्यू 5355 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय आपको निकालना है तो आप कर लीजिए गुना कितना से, 1000 से। अब इसको काटिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो पहले 17 से काटिए, 17 × 51 यानी बच जाएगा 2, तो 17 से एक बार में बच गया 8, 17 × 5 = 85, और 21 से काटिए एक बार में, और 21 × 5 = 105, तो ये आ जाएगा 15000, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, इसको देखिए। पढ़िए इसको। कह रहा एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपया बढ़ जाती है, परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से 16% हो जाती है। अब भी पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। देखिए, आय 2 लाख बढ़ गया, जब आय उसका 2 लाख बढ़ गया तो पहले टैक्स जो लगता था 20%, अब आय बढ़ गया है तो टैक्स कम गया है, यानी 16% लग गया है। लेकिन अब 2 लाख ज़्यादा पर टैक्स लगेगा, इसकी वजह से क्या बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में टैक्स जो है बराबर चुकाता है। तो आप मान के चलिए कि वो आदमी पहले P रुपया कमाता होगा, तो अगर P रुपया कमाता होगा तो पहले जो है 20% टैक्स देता होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो P का 20% हमने टैक्स लगा लिया। उसके बाद अब क्या कहता है, उसकी इनकम 2 लाख रुपया बढ़ गया है। अगर 2 लाख बढ़ जाएगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा P + 2 लाख। अगर इतना बढ़ गया है तो अब जो टैक्स लगता है वो 20% नहीं बल्कि 16%, और दोनों कंडीशन में टैक्स आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको आप जल्दी से सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। काटिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, इधर 5P उधर 4P, घट के आ जाएगा 1P, और ये आ जाएगा 4 दूना 8। तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, तब बढ़ी हुई आय यानी 2 लाख बढ़ गया है, यानी 8 + 2 कर दीजिएगा तो 10 लाख आ जाएगा। तो पहले वाला आय पूछेगा तो 8 लाख, और बढ़ी हुई आय पूछेगा तो 10 लाख। आगे करिए, पढ़िए, देखिए क्या कहता है इसको। उसी जैसा है, ठीक।
कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से घटकर 10% हो जाता है, और अब उसे जो है 10,000 रुपये अधिक आय देना पड़ता है। इस बार आय बराबर नहीं है, आयकर जो है बराबर नहीं है, तो इस बार जो है आयकर क्या है, चेंज है। अब समझिएगा, ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो अब जो है ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। किसकी वजह से, 5 लाख बढ़ गया है। तो एक काम करिए, पहले मान लीजिए वो P रुपया कमाता होगा, ठीक है। अब उसकी आय क्या हुआ है, 5 लाख बढ़ गया है, तो P + 5 लाख हो गया। तो पहले कितना टैक्स लगता था, तो आप बोलेंगे पहले जो भी कमाता था उस पर 12% टैक्स देता था, ठीक है। अब जो बढ़ गया है, तो अब जो टैक्स देता है वो देता है 10%, और कहता अब जो है टैक्स जो है पहले से 10,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है, यानी अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। यानी दोनों का जो डिफरेंस है मेरे दोस्त, वो है 10,000 के बराबर, 10,000 के बराबर। कैलकुलेशन में करिए क्या, 10,000 में आपको 4 जीरो दिख रहा है। जब आप 5 लाख करिएगा ना, तो 5 लाख में आपको 5 जीरो दिखता है, हाँ या नहीं। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करिए, 4 जीरो को फिलहाल हटा दीजिए, 4 जीरो को साइड करिए। तो यहाँ पर 5 लाख में 4 जीरो को साइड करिएगा तो 1 जीरो को लगा देना है, और यहाँ से क्या करिए, यहाँ से क्या करिए, 4 जीरो गायब करिएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और बाद में जो भी आंसर आएगा मेरे दोस्त, उसमें क्या करेंगे, 4 जीरो हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इससे कैलकुलेशन इजी होता है। अब आप परसेंट अगर कॉमन लीजिएगा, अगर आप परसेंट कॉमन लीजिएगा तो इधर 2 जीरो आ जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। फिर अगर काटिएगा तो ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, और 2 से 6 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 50 बार में कट जाएगा। सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 5P + 250 - 6P, और उधर आ जाएगा 50। इधर -P उधर जाएगा तो +P, अब वो +50 इधर आएगा तो -50, तो P का वैल्यू आ जाएगा 200। P का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 200 आ जाएगा। तो कहता है उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। तो बढ़ी हुई आय अगर पूछ रहा है आपसे, बढ़ी हुई आय अगर पूछ रहा है, तो आप करिए क्या, एक बात करिए कि बढ़ी हुई आय है P + 50, और P का वैल्यू अभी आपने कितना लाया, तो आप बोलेंगे P का वैल्यू अभी हमने 200 लाया, तो 200 और 50 अगर ऐड कर दीजिएगा, ये 50 है तो ये आ जाएगा 250 रुपये। लेकिन हमने जीरो हटाया था कितना, तो आप बोलेंगे आपने 4 जीरो हटा लिया था कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तब बाद में क्या करिए, 4 जीरो और लगा दीजिए, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा 25 लाख। टोटल कितना आ जाएगा, 25 लाख। यानी बढ़ी हुई आय क्या है, तो मेरे दोस्त वो हो जाएगा 25 लाख। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसको पढ़िए। बहुत ही प्यारा, शानदार, खूबसूरत सवाल है, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है तो शुद्ध आय 1% घट जाती है, तो इनकम टैक्स का रेट क्या है, दर क्या है। देखिए आंसर देना है तो मैं तुरंत बोल दूंगा 19 है, 1 20 नीचे करिए, 1 ऊपर करिए, डायरेक्ट आ जाएगा 5%। लेकिन कैसे, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि कैसे होता है, एक बार इसको आप समझिएगा, टाइम अगर दीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। टैक्स किस पे लगता है, देखिए एक होता है इनकम और एक होता है नेट इनकम। जैसे अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया कमाता है तो 1 लाख रुपया उसका होता है इनकम। अगर उसमें से वो 10,000 रुपया टैक्स दे दे तो 90,000 रुपया बचेगा उसके पास। तो मेरे दोस्त जो 90,000 रुपया बच रहा है वो कहलाता है शुद्ध आय, यानी नेट इनकम। और टैक्स हमेशा इनकम पे दिया जाता है, ये न कि शुद्ध इनकम पे दिया जाता है। अब काट छाट के तो उसको मिल ही गया है, अब जो मिला है वो घर लेके जाएगा, उस पर वो टैक्स देने वाला नहीं है। तो टैक्स हमेशा इनकम पे लगता है, टोटल इनकम पे लगता है, नेट इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखेंगे। तो कहता है टैक्स 19% बढ़ जाता है तो शुद्ध आय 1% घट जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ शुद्ध आय यानी नेट इनकम, तो नेट इनकम 1% घट गया,
उसी के वजह से जो है टैक्स यहाँ 19% बढ़ गया। यानी हम कह सकते हैं टैक्स का 19% नेट इनकम के 1% के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से आप देखिए परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिएगा तो नेट इनकम और टैक्स का जो रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्त, वो आ जाएगा 1/19 नेट इनकम बटे टैक्स। टैक्स का 19%, ठीक है, तो 1/19, 19/1 ना, इधर 19 इधर 1, ठीक है, बहुत अच्छा। तो नेट इनकम यहाँ देखिए 19 यूनिट है और टैक्स लगने वाला 1 यूनिट है। तो मैं आपसे पूछूं इसका इनकम कितना बनेगा, जो बताइए। तो आप कहेंगे इनकम तो टोटल जोड़ के बताना पड़ेगा क्योंकि टैक्स भी अदा किया है। यानी 20 यूनिट अगर उसको मिलता था जिसमें 1 यूनिट टैक्स अदा करता था, 19 यूनिट जो है अपना घर लाता था। अब कहता है टैक्स का रेट क्या है, तो टोटल इनकम से कंपेयर करना है। तो टोटल इनकम नीचे, टैक्स कितना दे रहा है, तो 20 में 1 यूनिट दे रहा है और परसेंट में लाना है तो 100% से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 बार में, यानी कितना आ जाएगा 5%। तो नेक्स्ट टाइम से आपको करना नहीं है कुछ, डायरेक्ट क्या करना है 19 और 1 20 नीचे लिख देना है और टैक्स जो लग रहा है ऊपर गुना 100, तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा कितना परसेंट, 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, इसको पढ़िए। इसको भी आपको बिना पेन का कर लेना है। तो बिना पेन की इसको कैसे कीजिएगा, एक बार देख लीजिए। टैक्स 23% बढ़ाया जाता है तो शुद्ध आय 2% घट जाता है। यानी टैक्स जो है 23% बढ़ गया, यानी टैक्स का 23% और शुद्ध इनकम का टैक्स शुद्ध आय 2% घट जाता है। यानी शुद्ध आय का 2% टैक्स के 23% के बराबर होगा। तो मैं आपसे पूछूं टैक्स और नेट इनकम का रेशियो बताइए क्या होगा, तो ये उलट जाएगा, यानी 2 इधर आ जाएगा और 23 उधर चला जाएगा। तो इनकम इससे निकाल के बता दीजिए कितना होगा। तो आप कहेंगे इनकम जो यहाँ से हो जाएगा 23 और 2 25 यूनिट। अब कह रहा टैक्स का रेट क्या है, तो टोटल इनकम नीचे, लगने वाला टैक्स ऊपर और परसेंट से मल्टीप्लाई करना, परसेंट में लाना है तो 100% से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितना 8%। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, 25 नीचे 2 ऊपर गुना 100, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। 28 पढ़िए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है चाय की कीमत 2% बढ़ाई जाती है तो एक व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदता था, तो उसके द्वारा उसी धनराशि में कितना ग्राम चाय खरीदी जाती है। पहले सुनिए मेरे दोस्त, इसको बड़े प्यार से रिलैक्स होकर के समझिए। कीमत और क्वांटिटी की बात कल हमने किया था कि क्वांटिटी जो होता है कीमत का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी विलोमानुपाती होता है। अब यहाँ कह रहा है कि चाय की कीमत 2% बढ़ गया, यानी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो पहले अगर हम मानकर चलते हैं कि 100 रुपये केजी मिलता था चाय, अब जो है 2% बढ़ गया है, यानी 102 हो गया है। अगर मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी का रेशियो बताइए, यानी मात्रा का रेशियो बताइए, तो ये उलट जाएगा। कटता है तो इसे काट सकते हैं, ये 50 बार में और ये 51 बार में। तो क्वांटिटी का जो रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्त, वो उलट के आ जाएगा 51 और 50। ये क्वांटिटी है, मात्रा का रेशियो है। कहता है 510 ग्राम चाय खरीदता है, शुरुआत में 510 ग्राम चाय खरीदता है, और यहाँ देखिए शुरुआत में कितना खरीदता है, तो आप बोलेंगे शुरुआत में 51 यूनिट खरीदता है। यानी 51 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त, वो है 510 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 10 ग्राम। तो ये अगर 510 ग्राम खरीदता था, 10 से गुना करने पे ये आया, तो इसमें भी 10 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा कितना 500 ग्राम। यानी पहले 510 ग्राम चीनी खरीदता था, अब वो 500 ग्राम खरीदेगा। यानी पूछा यही जा रहा है कि उसके द्वारा धनराशि में कितनी ग्राम चाय खरीदी जाती है, तो अब जो है 500 ग्राम खरीदी जाती है। आगे इसको करिए।
उसी जैसा है। देखिए, चावल के दाम में 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपया में 4 किलो चावल और खरीद सकता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है? चावल का प्राइस क्या हुआ है? तो आप बोलेंगे चावल का जो प्राइस हुआ है वो 20% घट गया है। यानी आप चाहें तो फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, 20% का फ्रैक्शन 1/5, या डायरेक्ट लिखिए पहले 100 रुपये के जी आता था तो अब 20 घट के 80 रुपये के जी आने लगा है। काटिएगा 5 से ये 20 बार में और 5 से ये 4 बार में, 20 से काटिए, 20 से ये 5 बार में काटिए और 20 से 4 बार में काटिए, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? तो क्वांटिटी का रेशियो प्राइस का उल्टा हो जाएगा, यानी 4 और 5। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। कहता एक व्यक्ति 640 रुपया में 4 किलो चावल और खरीद सकता है। इसको ध्यान से सुनिए, एक 640 रुपया में 4 किलो नहीं खरीद रहा है। 640 में कितना क्वांटिटी खरीदता था मुझे नहीं पता है। 640 रुपया लेकर मार्केट जाता था, 10 केजी 20 केजी चावल जितना लाता था वो लाता था। लेकिन आज जो जब 640 रुपया लेकर मार्केट गया है तो वो आदमी को 4 किलो चावल और ज़्यादा मिल गया है, इसका मतलब रेट कम गया होगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, तो 4 किलो ज़्यादा खरीद पाता है। अब यहाँ देखिए कितना यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 केजी के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 केजी के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 16 केजी के बराबर होगा। 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 5 चौके 20 केजी के बराबर आ जाएगा। यानी पहले वो आदमी 16 केजी खरीदता था मेरे दोस्त, पहले वो आदमी 16 केजी खरीदता था, अब वो आदमी 20 केजी खरीदता है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम गया है। तो आपसे बोला यही जा रहा है कि चावल का वास्तविक मूल्य यानी स्टार्टिंग वाला प्राइस बताइए। तो 16 केजी खरीदता था कितना रुपया में? तो आप कहेंगे 640 में। अगर 640 रुपया में 16 केजी आ रहा है तो आप मुझे 1 केजी का प्राइस बता देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 40 रुपया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े मज़े से समझे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, इसको करिए। क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए। लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपया में 3 किलो चीनी कम खरीदता है। 900 रुपया में 3 केजी चीनी कम खरीदता है। अब सुनिए, तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तब प्राइस 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी पहले 5 रुपये केजी था, अब 1 बढ़ के 6 हो गया है। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्त? उलट जाएगा, 6 और 5। यहाँ करा 3 किलो चीनी कम खरीदता है, और यहाँ देखिए कितना यूनिट कम खरीदता है। तो आप बोलेंगे कि 1 यूनिट जो है कम खरीदता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 3 केजी। तो इसको फिक्स करिए, 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 केजी। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 से गुना करिएगा तो 15 केजी। इसका मतलब क्या निकल कर आया कि पहले 18 केजी खपत होता था, अब 15 केजी खपत होता है। तो पूछ रहा है चीनी की असली कीमत यानी स्टार्टिंग वाला कीमत बताइए। तो 900 रुपया में 18 केजी, कैसे केजी? तो 900 को 18 से आप डिवाइड करिएगा तो 18 पचे 90, यानी 50 रुपये केजी। नेक्स्ट करिए। इसको पढ़िए। करा चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़े। यदि पहले चावल की महीने की खपत 24 किलो थी तो बताइए चावल की नई खपत क्या है? सुनिए, जो काम अभी कर रहे थे वही काम करिए। चावल का प्राइस 26% बढ़ गया है, तो पहले अगर मान लीजिए 100 रुपये केजी चावल आता था तो अब 26 बढ़ करके 126 रुपये केजी आता है। ठीक, अब वो आदमी चाहता है कि खर्चा केवल 5% बढ़े। पहले क्या था, खर्चा सेम रखना था, यानी पहले 100 खर्च कर रहे थे तो बाद में भी 100 कर रहे थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन क्या कर दिया है कि खर्चा वो 5% पहले से बढ़ाना चाहता था, यानी पहले 100 रुपया खर्च करता था तो अब 100 नहीं करना है।
अब 100 रुपीज नहीं खर्च करना है, 5% बढ़ा के खर्च करना है, यानी 105। काट दीजिए, 21 से काटिएगा तो 6 बार में, 21 से काटिएगा तो 5 बार में, रेशियो आ जाएगा 5 और 6। तो अभी मैंने बोला क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, प्राइस का उल्टा, तो ये हो जाएगा 6 और 5, बस खत्म। कह रहा है महीने की खपत 24 किलो थी पहले, तो 6 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना, तो आप कहेंगे 6 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 24 kg। तो 6 यूनिट अगर 24 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, कई kg हो जाएगा, तो 4 kg। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चावल की नई खपत, तो नई खपत कई यूनिट है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg, तब 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त 20 kg। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े मज़े से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट करिए इसको। जब चीनी के दाम 32% बढ़ाए जाते हैं तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कम कर देता है, जिससे पहले की तुलना में केवल 8% खर्च बढ़ता है। तो चीनी की वास्तविक खपत मुझे बताइए। तो चलिए 32% बढ़ गया, यानी प्राइस मान लो पहले 100 रुपये था, अब 32 बढ़ करके 132 हो गया। लेकिन चाहता क्या है कि खर्चा उसका कितना बढ़े, 8%, यानी 100 नहीं खर्च करना है, 108 करना है। रेशियो ले लीजिए जल्दी से प्राइस का, तो ये कटता है तो काट दीजिए, 12 से बरगरहा बतिल से 11 बार में और 12 से 9 बार में, तो क्वांटिटी जो होगा प्राइस का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी 11 और 9 का रेशियो आ जाएगा। अगर ये 11 और 9 का रेशियो आया है तो कह रहा है 18 किलोग्राम कम कर देता है खपत को, एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है, मतलब नया खपत बता रहा है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 18 kg, तो 18 बनाने के लिए इसको 2 से गुना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि चीनी की वास्तविक खपत पहले, तो इसको भी 2 से गुना करिएगा तो कई kg आ जाएगा, तो आप कहेंगे 22 kg आ जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 33, इसको पढ़िए। ये आ गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षा संबंधित प्रश्न, बहुत ही ज़बरदस्त, खूबसूरत, लाजवाब है। इसको ध्यान से देखिएगा और आपको ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। कहता है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को 40% अंक चाहिए। ए स्टूडेंट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन, ही गेट्स 70 मार्क्स एंड फेलवर लिखना चाहिए, फेल्स बाई 20 मार्क्स, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। परीक्षा में आपको करना क्या होगा, देखिए मैं अगर एक टाइमलाइन आपको दिखाऊं तो एक तो होता है कि मिनिमम मार्क्स होता है एग्जाम में, तो मिनिमम बच्चा 0 ला सकता है और मैक्सिमम बच्चा 100 ला सकता है, 100%। मिनिमम 0% ला सकता है और मैक्सिमम 100%। अब बीच का कोई पॉइंट होता है मेरे दोस्त, बीच का कोई पॉइंट होता है जो पास या फेल को रिप्रेजेंट करता है, पास को। तो ये मान लो पॉइंट पास का है, अगर ये पॉइंट पास का है तो ये पॉइंट से अगर जैसे ही बैक आइएगा तो आप फेल में चले जाइएगा, और इधर जितना आप ज़्यादा जाइएगा सब पासे में रहिएगा, ठीक है। लेकिन पास होने से ज़्यादा भी लाएगा तब भी पास होगा, और पास होने से थोड़ा सा भी कम लाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हमको बनाते समय करना क्या होगा, केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा। वो कौन सा ध्यान है, वो ये है कि हमें केवल और केवल पास करनी है। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है तो उसको पास कर दीजिए। हो सके कोई ऐसा हो कि पास होने से भी 10-20 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है तो उसको उतना कम करके केवल और केवल पास रखना है। हमें केवल और केवल मिनिमम पासिंग स्कोर पे बैलेंस करना है और इसका हो जाएगा काम तमाम। तो कहता है एक परीक्षा पास करने के लिए एक छात्र को 40% अंक चाहिए, वह 70 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल होता है। तो मैं क्या करूँगा, केवल और केवल पास करूँगा। मेरा काम क्या है, मेरा काम है केवल और केवल पास करना। तो पास करिए, तो पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो आप कहेंगे सर 40% चाहिए। अब फुल मार्क्स हमेशा अपने आप में 100% होता है। तब 40% अगर आपको चाहिए
और वो 70 अंक लाया है, 70 लाया है और 20 से ये फेल हो रहा है, तो हमें पास करने के लिए इसको कितना मार्क्स और देना चाहिए? तो आप कहेंगे 20 दे दीजिए और ये आदमी पास हो जाएगा। तो 40% बराबर हो गया 90 के। तो अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक हमेशा कितना मानेंगे? 100%। तो आप इससे 1% की वैल्यू तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 90/40। मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% होता है। तो 1% की वैल्यू 90/40। तो 100% की वैल्यू आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में और 2 से 45 बार में। 45 पचे 225। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे, और भी परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, इसको करते हैं। इसको करिए। केवल और केवल आपको पास करना है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और इसका काम तमाम हो जाएगा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किया। अगर वो 65% अंक प्राप्त करता है, 65% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक कम थे, योग्यता अंक से यानी पास अंक से 20 कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% प्राप्त किया और योग्यता अंक से 5 ज़्यादा था, ये प्लस था। लेकिन हमें ना ज़्यादा रखना है ना कम, हमें क्या करना है? तो केवल और केवल मुझे क्या करना है? पास रखना है। तो कर दीजिए पास, हो जाएगा खत्म। तो 65% अंक प्राप्त किया लेकिन 20 अंक कम था पास से, लेकिन मुझे क्या करना है मेरे दोस्त? पास करना है। तो क्या ये 65% लाया है तो क्या ये पास कर गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल अभी ये पास नहीं किया है। पास होने में क्या कमी रह गया है? तो 20 अंक कम था, तो इसको 20 और दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। बहुत सुंदर। आगे देखिए, इसका जो दोस्त है इसी एग्जाम में वो 80% अंक प्राप्त किया है। अगर ये 80% अंक प्राप्त किया है और ये योग्यता अंकों से भी 5% ज़्यादा ले आया है, लेकिन हमें क्या रखना है? हमें केवल और केवल पास रखना है। तो अगर 5% ये ज़्यादा ले आया है तो 5% कम कर दीजिए, क्योंकि हमें केवल और केवल क्या करना है? पास करना है। तो यहाँ से सोल्व करिएगा तो 75 आ जाएगा, ये 65। 65 और 75 में 10 का अंतर, तो 10% की वैल्यू 20 है और आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100 होता है। तो 10% की वैल्यू 20, तो 1% का 2 हो जाएगा, तो 100 का कितना हो जाएगा? 200। या ऐसे सोचिए, 100 बनाने के लिए 10 से गुना, तो इसको भी 10 से गुना कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 200। यानी मैक्सिमम मार्क्स रहा होगा एग्जाम में कितना? 200। बहुत अच्छा। आगे करिए, इसको करिए, ध्यान से देखिएगा। एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से वो फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है। 50% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्ण अंकों से 32 ज़्यादा लाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है मेरे दोस्त? करना कुछ नहीं है, केवल पास रखना है, बस काम खत्म। केवल और केवल हमें क्या रखना है? पास रखना है। तो 20% अंक प्राप्त करता है, अब 35 से फेल, तब 20% लाया और 35 से फेल हुआ है, तब 35 और दे दीजिए और ये आदमी क्या हो जाएगा? पास। जबकि एक दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है। जब यही एग्जाम में दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 32 ज़्यादा ले आता है, लेकिन हमें केवल और केवल क्या करना है? पास करना है, तो इसको 32 कम करना पड़ेगा। अब हो गया खत्म। तो 50 और 20 में 30% का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ 35 और 32 में 67 का आ रहा है। पूछा जा रहा है परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। परीक्षा के अधिकतम अंक, परीक्षा का अधिकतम अंक अपने आप में 100% होता है। तो 1% की वैल्यू 67/30, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना, यानी आ जाएगा 670/3, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 36 नंबर करिए।
इसको करिए। राम ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। आदित्य ने 45% अंक प्राप्त किया, अब वह उत्तीर्ण अंकों से 30 ज़्यादा ले आया, तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है? बस एक ही काम करना है मेरे दोस्त, केवल और केवल क्या रखना है? पास रखना है, खत्म। तो 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल, तो 20 इसको और दे दीजिए, बेचारा पास हो जाएगा। आदित्य ने 45% अंक प्राप्त किया, 45% अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्ण अंकों से 30 ज़्यादा ले आया, तो 30 कम कर दीजिएगा, तब भी वो क्या हो जाएगा? पास रहेगा। तो 45 और 40 में 5% का डिफरेंस, और यहाँ करिएगा तो 30 और 20 आ जाएगा 50, तो 5% की वैल्यू 50 है। लेकिन इस बार आपसे पूछ रहा है उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत बताइए, यानी इस बार प्रतिशत में लाना है। तो देखिए ये तो 40% है ही, अगर मैं 20 को भी परसेंट में बदल दूं तो ये पासिंग परसेंट निकल जाएगा, या ये 45% तो है ही, अगर मैं 30 यूनिट का वैल्यू निकाल लूं कि कितना परसेंट के बराबर है, तो यहाँ से भी पासिंग परसेंट निकल जाएगा। तो आप या तो 20 यूनिट को परसेंट में बदल दीजिए या तो 30 यूनिट को बदल दीजिए। करना क्या है, जैसे पहले करते थे वही करिए। 50 यूनिट का वैल्यू 5% है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे दोस्त बता दीजिए, तो आप कहेंगे 5/50% होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5/50 होगा, तो 20 यूनिट की वैल्यू मुझे बता दीजिए, तो आप कहेंगे कर न दीजिए 20 से गुना, तो ये 50 है, तो आप 5 से देखेंगे 10 बार में कट जाएगा और 10 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कई परसेंट के बराबर आ गया? 2% के बराबर आ गया। यानी इसको आपने बदल लिया 2% में, यानी 20 यूनिट 2% है और ये था 40%, जोड़ देंगे मेरे दोस्त, तब पासिंग जो परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 42%, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे इसको करिए। पढ़िए इसको। एक प्रतियोगी परीक्षा में श्रेणी ए और श्रेणी बी नौकरियों के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिशत क्रमशः 25% और 45% है। यानी अगर ए में आपको जॉब करना है, ए में जॉब करना है तो आपको 25% लाना होगा, ये पासिंग मार्क्स है। और अगर आपको बी में जॉब करना है, बी प्रकार के नौकरी लेना है, तो आपको 45% लाना पड़ेगा, 45% लाना पड़ेगा। एक उम्मीदवार ने 83 अंक प्राप्त किया, 83 मार्क्स प्राप्त किया और 25 अंकों से श्रेणी बी की नौकरी पाने में असफल रहा। यहाँ श्रेणी बी की बात कर रहा है, ध्यान से समझिए। तो बी में अगर आप चाहते हैं कि बी में स्टूडेंट पास करे, तो बी में पासिंग परसेंट कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे 45% होना चाहिए। अगर 45% ले आएगा फुल मार्क्स का, तो बी में पास हो जाएगा। लेकिन बी में एक आदमी ने क्या किया है, 83 अंक प्राप्त किया है, 83, तो क्या ये बी में सिलेक्ट हो गया? नहीं, रिजेक्ट हो गया, 25 अंकों से रिजेक्ट हो गया। तो इसको अगर 25 और दे दीजिएगा तो क्या ये बी में पास नहीं करेगा? तो ये है बी में पासिंग परसेंट और ये है बी में पासिंग अंक, ये दोनों आपस में क्या होगा? तो आप कहेंगे बराबर होगा। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 45% का वैल्यू आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए की नौकरी सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक क्या है। आप चाहते हैं कि ए प्रकार में नौकरी करें, तो ए में नौकरी करने के लिए आपको कई परसेंट लाना पड़ेगा? 25%। तो 45% की वैल्यू उतना है, तो 1% 25% की वैल्यू इससे निकाल लीजिए। इसको जोड़िएगा तो 5 या 3 8 और 8 2 10, 108। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 45 से भाग, 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 25 से गुना। काट दीजिए, 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में और 9 से 12 बार में, यानी 12 25 60, यानी 60 अंक चाहिए और वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करिए। देखिए, राम ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। आदित्य ने, ये तो हो गया था रिपीट क्वेश्चन है। 39 आ गया वेन डायग्राम का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड देखिए और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन। तो ये सब जो है आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ये तो बाकी क्वेश्चन जो है कल बताया जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।